जब हम भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो बहुत अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। जैसे कभी आपने सोचा है कि लखनऊ या अवध पर रूल करने वाले शासकों को आखिर नवाब क्यों कहा जाता था? लखनऊ के साथ साथ बंगाल पर भी यही नवाब शासन करते थे। लेकिन इसी जगह पर अगर आप देखो तो हैदराबाद में नवाब की जगह पर निजाम शासन करते थे। आज़ादी के टाइम पर आपने सुना होगा कि हैदराबाद के निजाम ने भारत के विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। ऐसे ही कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, जिन्हें महाराजा हरि सिंह भी कहा जाता था। जोधपुर, जयपुर और ऐसे ही त्रावणकोर में भी राजा होते थे। अब सवाल आता है कि क्या इन तीनों नामों का एक ही मतलब है या फिर इनमें कोई अंतर भी है? सोचिए कि जब आप राजा शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में महाभारत के युधिष्ठिर या अशोक द ग्रेट की इमेज आती है। लेकिन जब आप नवाब सुनते हैं तो शायद आपके दिमाग में वाजिद अली शाह या बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की याद आती होगी। और निज़ाम, इस नाम से आप सीधे सीधे हैदराबाद की वो रियासत याद करते होंगे जहां का निज़ाम कभी दुनिया का सबसे अमीर इंसान माना गया। तो यहां मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कभी कोई हिंदू नवाब या निज़ाम बन सकता था, या सिर्फ मुस्लिम्स को ही नवाब या निज़ाम बनाया जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि निज़ाम और नवाब क्या सिर्फ भारत में होते थे या फिर भारत से बाहर भी कोई ऐसी जगह थी जहां पर इस तरह के नाम इस्तेमाल किए जाते हों? तो आज मैं आपको इसी इतिहास से रूबरू कराऊंगा, जिसमें आपको इन नामों का मतलब बताऊंगा और इनके बीच का अंतर भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। जितनी पुरानी भारतीय सभ्यता है उतनी ही पुरानी इस सभ्यता में उपाधियों की परंपरा रही है। ये उपाधियां केवल शासक की पहचान नहीं होती थी, बल्कि इनसे उनकी ताकत, उनके धर्म और उनकी संस्कृति का भी पता चलता था। अगर बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों को देखा जाए तो इसमें राजा शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके साथ ही साथ चक्रवर्ती और महासम्मत की उपाधि भी देखने को मिलती है। वहीं अगर वैदिक ग्रंथों को देखा जाए तो ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में राजन शब्द मिलता है। वैदिक काल में राजा को केवल सत्ता का मालिक नहीं बल्कि धर्म का पालन करने वाला भी माना जाता था। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी राजा का अर्थ सिर्फ शासक नहीं बल्कि धर्मराज यानी न्याय करने वाला और प्रजा का रक्षक बताया गया है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी देखने को मिलेगा। जैन ग्रंथ जैसे कि अगम और कल्पसूत्र में राजा को अहिंसा और शांति के आदर्शों का पालन करने वाला बताया गया है। युद्ध या हिंसा तभी उचित मानी जाती थी जब यह धर्म की रक्षा के लिए जरूरी हो। ऐसे ही बौद्ध धर्म के हिसाब से राजा के कई कामों में सबसे ज्यादा जरूरी काम था धम्म यानी सत्य, न्याय और धर्म के नियमों का पालन। राजा को केवल सत्ता पाने वाला शख्स नहीं होना चाहिए बल्कि न्याय और जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अभी निज़ाम और नवाब का समय नहीं आया था, क्योंकि अभी इस तरह की भाषा ही हमारे देश में नहीं आई थी। इसीलिए उसके बारे में बताने से पहले राजा पर थोड़ा और चीज़ें जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के टाइम पर अगर आप देखें तो राजा की परंपरा और मजबूत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट कहा गया, यानी कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का शासक। लेकिन अशोक महान ने इस उपाधि को नया अर्थ दिया। उन्होंने युद्ध से हटकर धम्म यानी नैतिक शासन को अपनाया। अशोक के शिलालेखों में खुद को देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया, यानी देवताओं का प्रिय और सुंदर दृष्टि वाला राजा। गुप्त काल में ये उपाधियां और ज्यादा डेकोरेटिव हो गई। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर महाराजा धीराज लिखा मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया। यहाँ राजा केवल योद्धा नहीं था बल्कि आर्ट और लिटरेचर का प्रोटेक्टर भी बन गया। अगर देखा जाए इस टाइम पर तो साउथ इंडिया में चोल राजाओं ने अपने लिए परमेश्वर और राजकेसरी जैसी उपाधियां इस्तेमाल की। उनकी मूर्तियां और उनके शिलालेख बताते हैं कि उनके लिए राजा ईश्वर का ही अवतार था। अब जरा सोचिए, इतिहास में राजा शब्द कभी युद्ध का प्रतीक बना, कभी धर्म का प्रतीक बना, तो कभी कला और संस्कृति का प्रतीक बना। यही वजह है कि भारत के हर क्षेत्र में, हर टाइम पीरियड में राजा का जो ट्रेडिशन है वो अलग अलग रूप में दिखता है। इस तरह जो राजा का कॉन्सेप्ट है वो एंशिएंट इंडिया में मतलब आज से करीब 2500 साल पहले से चला रहा है। अब एक सवाल है आपसे, आपके ख्याल में कौन सा राजा सबसे बड़ा माना जा सकता है? अशोक,
चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर किसी और का नाम आपके मन में है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों ये तो बात थी राजा की, अब बात करते हैं नवाब और निजाम के बारे में। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब 13वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इन राज्यों के साथ आती है पर्शियन लैंग्वेज और इस्लामी एडमिनिस्ट्रेशन की परंपरा। अब इंडिया की धरती पर संस्कृत के राजा और महाराजा तो थे, लेकिन इसके साथ ही कुछ और उपाधियां भी चलने लगी। ज्यादातर ये उपाधियां पर्शियन थी, जैसे कि सुल्तान, शाह, नवाब और निजाम। कई इतिहासकार कहते हैं, और आप भी इस बात से एग्री करेंगे, कि भारत में किसी राजा की जो सत्ता थी वो सिर्फ उसकी ताकत से नहीं रिजेंबल होती थी, बल्कि उसकी उपाधि से भी, या जो वो टाइटल अपने नाम के आगे लगाता था उससे भी उसकी ताकत डिफाइन होती थी। राजा का टाइटल अक्सर दिखाता था कि वो किस ट्रेडिशन से आता है, जैसे कि लंबे टाइम तक हिंदू शासक राजा या महाराजा कहलाते रहे, और जो मुस्लिम शासक थे और उनको जो रिप्रेजेंट करते थे वो नवाब या निज़ाम या बादशाह बने। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये टाइटल्स एक तरह से पहचान और कल्चर का एक आईना भी थे, एक मिरर भी थे। इसको आप ऐसे समझिए कि बंगाल, जहाँ पर कभी पाल वंश के राजा रूल करते थे, वो बाद में नवाबों के हाथ में चला गया, जैसे कि अली वर्दी खान या नवाब सिराजुद्दौला। तो सोचिए कि क्या सिर्फ शासक बदल गया? जवाब है नहीं। इस दौरान कल्चर और सोसाइटी पर भी इसका असर पड़ा था, यहाँ तक कि खान पान पर भी काफ़ी असर पड़ा होगा। अब अगर सबसे पहले नवाब के मतलब की तरफ जाएं तो पता चलता है कि ये असल में एक अरबी फारसी शब्द है। ये शब्द निकला है नायब से। नायब का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो शासक जो किसी बड़े सत्ताधारी की जगह लेता हो। मुगल टाइम पीरियड में नवाब असल में सूबेदार या गवर्नर होते थे। इनके लिए सूबेदार वर्ड यूज होता था, लेकिन बाद के काल में खास तौर पर 18वीं सदी में जब मुगल डायनेस्टी कमज़ोर पड़ने लगी तो उत्तराधिकारी राज्यों का जन्म होता है, जैसे कि अवध, बंगाल, पटौदी वगैरह वगैरह। इन सभी ने अपने अपने एरिया में खुद को इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद घोषित कर दिया। हालांकि इन लोगों ने अपने शासन की वैलिडिटी मुगलों से ही पाई थी। कहने का मतलब है कि ये लोग यानी जो नवाब थे, ये भले ही अपने क्षेत्र में आज़ाद थे, लेकिन अभी भी ये खुद को मुगल झंडे के नीचे ही बताते थे। जैसे कि नवाबों के टाइम पर भी बंगाल के रेवेन्यू का कुछ हिस्सा मुगल खजाने में जाता था, जो कि नवाबियत से पहले यानी जब सूबेदार होते थे तब ऐसा होता था कि पूरा का पूरा टैक्स जो है या पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है वो मुगल खजाने का हो जाया करता था। कहने का मतलब है कि अभी भी ये शासक एक हद तक अपने आप को मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव ही बताते थे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो नवाब बंगाल में थे, अवध में थे, और सैफ अली खान जिस खानदान से जुड़े हुए हैं यानी कि पटौदी खानदान, वहाँ पर भी नवाब ही होते थे। बात करें बंगाल की तो यहाँ के नवाब सिराजुद्दौला का नाम इतिहास में बड़े ही गौरव और एक ट्रेजिडी के साथ भी जुड़ा हुआ है। सिराजुद्दौला को अपनी शान और साहस के लिए भी जाना जाता था। इनकी प्लासी की लड़ाई में हार हुई थी, जिससे न केवल बंगाल का बल्कि पूरे भारत का इतिहास बदल गया। ऐसे ही अवध के नवाब वाजिद अली शाह का दरबार और महलों की शान भी कम नहीं थी। वाजिद अली शाह संगीत और कला के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते थे। उनके काल में ठुमरी और कव्वालियाँ जो चली वो आज भी लखनऊ के कल्चर में जिंदा है। नवाबों के इतिहास की एक खास बात यह है कि नवाब केवल शासन नहीं करते थे बल्कि कल्चर के प्रोटेक्टर भी बन जाते थे। 18वीं सदी के आखिर तक नवाब की अपनी ताकत बढ़ गई और उनका इम्पैक्ट उनके एरिया में अच्छा खासा हो गया। लेकिन सवाल है कि क्या निज़ाम इनसे अलग होते थे? अब आप बताओ, आपको क्या लगता है? खैर, अभी पहले हम नवाब पर कुछ और बातें कर लेते हैं, आपको और बातें बताते हैं। सोच कर देखिए, अगर राजा अपने साम्राज्य की परंपरा और धर्म का प्रतीक था तो नवाब अपनी शान और शौकत, कला और प्रशासन का प्रतीक था। नवाब के महल, उनके दरबार और उनके कपड़े का ढंग जो था वो सब कुछ उनके सोशल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को दिखाते थे। जैसे बंगाल के नवाब अपने आलीशान महलों और जरीदार कपड़ों से जनता के बीच अपनी शान को बनाए रखते थे। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, क्या आपको लगता है कि नवाब की ये उपाधि केवल मुगल काल में ही सीमित थी, या फिर इसका इम्पैक्ट और इसका प्रभाव जो है वो समाज और संस्कृति पर भी गहराई तक पड़ा? अब देखिए, सही जवाब यही है कि नवाब की उपाधि और उनके काम समाज, कला और राजनीति तीनों में गहरा असर छोड़ते थे। यही वजह है कि नवाब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से निकलकर सोसाइटी और कल्चर का भी प्रतीक बन गए।
बंगाल, अवध और ढाका के नवाबों की कहानियाँ आज भी हमें ये याद दिलाती हैं कि जो सत्ता है और जो संस्कृति है ये हमेशा पैरेलली चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। अब आते हैं दोस्तों आखिरी शब्द यानी निज़ाम पर। निज़ाम का शब्द सुनते ही दिमाग में सीधे हैदराबाद का ख्याल आता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी यही रियासत थी जिसके शासक को निज़ाम कहा जाता था। लेकिन सवाल है कि निज़ाम का मतलब आखिर होता क्या है। निज़ाम की उपाधि फारसी से ली गई है, जो अरबी शब्द नियाम से आई है। नियाम का मतलब होता है आदेश या व्यवस्था। असल में निज़ाम का असली मतलब होता है निज़ामुल मुल्क यानी मुल्क का व्यवस्थापक। नवाब की तरह ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी, जिसका मतलब था कि ये शख्स एम्पायर के एक बड़े हिस्से को चलाने का हक रखता था। इनको आप मुगलों के वायसराय की तरह समझ सकते हैं, जो कि किसी क्षेत्र में मुगलों की ताकत को रिप्रेजेंट करते थे। इंडियन हिस्ट्री में निज़ाम शब्द पहली बार तब इंपॉर्टेंस पाता है जब 1724 में मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने अपने खास दरबारी आसफ जाह को दक्कन के लिए ये उपाधि दी। इस तरह हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना हुई और इन शासकों को कहा जाने लगा निज़ाम। इस तरह निज़ाम केवल प्रशासनिक प्रमुख नहीं रहे, बल्कि एक राजसी खिताब भी बन गए। मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनके दरबार में वैभव और समृद्धि का कोई मुकाबला नहीं था। हैदराबाद के निज़ाम इतने अमीर थे कि ब्रिटिश साम्राज्य भी उनकी दौलत और उनकी ताकत के सामने अपनी रिस्पेक्ट देता था। उनके खजाने में हीरे, जवाहरात और सोने की इतनी मात्रा थी कि यूरोप के बादशाह भी हैरान रह जाते थे। ब्रिटिश अखबारों में लिखा गया था, हैदराबाद का निज़ाम दुनिया का सबसे धनी इंसान है। निज़ाम की सत्ता केवल पैसे से नहीं बल्कि पॉलिटिकल रूप से भी बहुत ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों के दौर में निज़ाम ने अपने राज्य की स्वतंत्रता और सत्ता बनाए रखने के लिए काफ़ी अलग अलग राजनीतिक खेल खेले। उन्होंने ब्रिटिश और मुगल दोनों ताकतों के बीच में बैलेंस बनाया और हैदराबाद को सेफ रखा। अब सोचिए, राजा धर्म और परंपरा का प्रतीक था, नवाब शान, संस्कृति और प्रशासन का प्रतीक था, और निज़ाम पूरे राज्य की ताकत, समृद्धि और पॉलिटिक्स का प्रतीक बन गया। यही वजह है कि हैदराबाद का निज़ाम इतिहास में एक अनोखा उदाहरण माना जाता है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या कोई हिंदू कभी निज़ाम बन सकता था या नवाब बन सकता था? इस सवाल का जवाब ये है कि अपने फंडामेंटल्स पर ये दोनों ही पोस्ट इस्लामी एडमिनिस्ट्रेशन और राजसी परंपरा से जुड़ी हुई थी। धार्मिक और राजनीतिक सीमाएं एक बड़ी वजह थी जिसकी चलते मुगल और फारसी प्रशासन में ये पद धार्मिक और राजनीतिक पहचान दोनों का ही प्रतीक थे। नवाब और निज़ाम का मतलब केवल रूल करना नहीं बल्कि मुस्लिम संस्कृति और परंपरा से जुड़ी पहचान भी था। इसीलिए हिंदू शासकों को इन उपाधियों के वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए। हालांकि आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन हिंदू शासकों को आमतौर पर राजा या महाराजा ही कहा गया। एक्सेप्शन के तौर पर अगर बताऊं तो मुर्शीद कुली खान का जन्म सूर्य नारायण मिश्रा के रूप में हुआ था और बाद में उनका धार्मिक रूपांतरण हुआ और फिर वो बंगाल के नवाब बने। हालांकि यहाँ पर भी उनके इस्लाम अपनाने के बाद ही ये पद उन्हें दिया गया। मुगल काल में नवाब और निज़ाम दोनों ही पदों के लिए पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जरूरी था। नवाब या निज़ाम बनने के लिए इस्लामी कानून, फारसी भाषा और मुगल दरबार की नीतियों का ज्ञान होना जरूरी था। इसीलिए हिंदू शासक अक्सर राजा या महाराजा के रूप में ही पहचाने जाते थे। अब एक और सवाल है, अगर आपको मौका मिले तो आप हिंदू राजा होते या नवाब होते या फिर निज़ाम के पद पर होते? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उपाधियाँ केवल नाम नहीं बल्कि धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान भी तय करती थी। अब यहाँ दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि इन उपाधियों का इतिहास केवल सत्ता का नहीं बल्कि एक कल्चरल और एक सोशल ताने बाने का भी इतिहास है। अब अगर आखिर में एक बात और कर लेते हैं हम आपसे कि जब भी हम नवाब और निज़ाम शब्द सुनते हैं तो सीधे भारत की धरती का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन उपाधियों की जड़ें भारत से बाहर भी फैली हुई थी? अब जैसा कि मैंने बताया कि नवाब शब्द अरबी फारसी शब्द नायब से आया है। इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव या सूबे का शासक। भारत में ये उपाधि मुगलों और सल्तनत काल में प्रांतीय शासकों को दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे बंगाल, अवध और कर्नाटक जैसे इलाकों में आज़ाद शासकों की ये पहचान भी बन गई। ऐसे ही भारत के बाहर भी नवाब की परंपरा देखने को मिलती है, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ढाका, मुर्शिदाबाद और बहावलपुर के नवाब। बर्मा या म्यांमार के कुछ मुस्लिम इलाकों में और इसके साथ ही अफगानिस्तान में लोकल शासकों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। हालांकि अरब और तुर्क ईरान में नवाब शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहाँ वाली या बेग जैसी उपाधियाँ पॉपुलर थी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो निज़ाम शब्द इसकी दुनिया थोड़ी सी अलग है।
भारत को छोड़ दे तो कई मुस्लिम देशों में प्रशासनिक पद के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। अरब दुनिया में देखा जाए, खासतौर पर अगर ऑटोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर में देखा जाए, तो निज़ाम शब्द का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन और सेना की व्यवस्था के लिए होता था, जैसे निज़ामुल मुल्क यानी राज्य का संगठन करता। ऐसे ही इजिप्ट और सेंट्रल एशिया में भी निज़ाम शासन व्यवस्था या सेनाओं की संरचना के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन हैदराबाद के जो निज़ाम थे, जो कि एक शासक थे, ये एग्जाम्पल सिर्फ भारत में पाया गया। दूसरे देशों में ऐसे पद का इस्तेमाल केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल यूज़ के लिए किया गया। भारत में ये पद सत्ता, शान और कल्चरल पहचान का मिश्रण बन गए। यही वजह है कि नवाब और निज़ाम की परंपरा भारत में आज भी याद की जाती है, जबकि फारस यानी ईरान और अफगानिस्तान में वो केवल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तक ही लिमिटेड रह गए। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे सवाल है कि सोचिए, अगर हैदराबाद का निज़ाम भारत में नहीं होता तो क्या भारतीय इतिहास और संस्कृति इतनी ज़्यादा डाइवर्स और इतनी ज़्यादा रिच होती? यही वो सवाल है जो हमें बताता है कि उपाधियाँ सिर्फ नाम नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत भी है। यानी नवाब और निज़ाम ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी साउथ एशिया की पहचान को भी शेप दिया है। भारत का राजा, नवाब और निज़ाम तीनों मिलकर इस भारत की धरती को एक बहुत ही अद्भुत और बहुरंगी विरासत देते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि उपाधियाँ केवल खिताब नहीं थी, यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे समाज को भी दिखाती थी। राजा ने धर्म और परंपरा की नींव रखी, नवाब ने शान, कला और तहजीब दी और निज़ाम ने राजनीतिक शक्ति और वैभव का रंग भर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास में एक ही उपाधि चुननी है तो आप राजा, नवाब या निज़ाम में से किसे चुनेंगे? अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।